कोविड-19 की इस महामारी में जो बच्चों की स्टडी डिस्टर्ब हो रही है, उसमें हम जैन इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है, जिससे कि बच्चे घर बैठ के अपनी स्टडी कर पाएँ। तो अपने सबसे पहले एक टॉपिक लिया है प्रतिरोध। प्रतिरोध जो होता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? धारा में जो बाधा या रुकावट पैदा करे उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध। यानी कि धारा जो फ्लो हो रही है अपनी, उस धारा में जो रुकावट होती है, जो ऑब्स्टिकल होता है या जो बाधा उत्पन्न होती है, उसे प्रतिरोध कहा जाता है। एक तरीके की रुकावट होती है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध का चिन्ह क्या होता है? प्रतिरोध को किस हिसाब से बनाया जाता है? तो ये प्रतिरोध का चिन्ह होता है, इसे बोलते हैं फिक्स्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसका चिन्ह एक ये भी होता है, इसके कैसे कहते हैं? अचर प्रतिरोध। अचर प्रतिरोध हिंदी में कहा जाता है इसको, ठीक है। इंग्लिश में इसका नाम होता है फिक्स्ड रेजिस्टेंस, ये इसका चिन्ह होता है। और इसका दूसरा चिन्ह ये भी होता है, इसको हिंदी में बोला जाता है अचर प्रतिरोध या फिर फिक्स्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद में दूसरा होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो वेरी करता है यानी कि जिसको अपने कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। उसमें इस हिसाब से तीर का निशान बनाया जाता है, तो इसका ये चिन्ह होता है, इसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस। या हिंदी में इसको बोला जाता है चर प्रतिरोध। ये होता है चर प्रतिरोध, इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक क्या होता है? उसका मात्रक होता है ओम, और ओम को इस चिन्ह से बनाया जाता है, ठीक है। और इसका प्रतीक यानी कि जो प्रतिरोध है उसको लिखेंगे कैसे? उसको कैपिटल आर से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये अपना क्या था? प्रतिरोध। अब प्रतिरोध की आवश्यकता क्या है? तो जिस तरीके से अपने को चलने के लिए घर्षण की आवश्यकता होती है तभी अपने चल पाते हैं, यदि घर्षण नहीं होगा तो अपने चल नहीं पाते। तो जिस तरीके से अपने को चलने के लिए घर्षण की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से जो विद्युत परिपथ होता है उसको कार्य करने के लिए प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। यदि प्रतिरोध शून्य हो जाता है तो वो कार्य भी, जो विद्युत परिपथ होता है उसका कार्य किया गया कार्य भी शून्य हो जाता है। तो इसलिए अपने प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। प्रतिरोधों का संयोजन है उद्देश्य, अपने करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन हो उद्देश्य। प्रतिरोधों का कनेक्शन किस हिसाब से किया जाता है? तो प्रतिरोधों को तीन तरीके से जोड़ा जाता है। सबसे पहले श्रेणी क्रम, इंग्लिश में बोला जाता है सीरीज कनेक्शन। सीरीज में प्रतिरोधों को लगाया जाता है, ठीक है। और जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को लगाया जाता है उसका उद्देश्य क्या है? अपने को किस वजह से अपने जो प्रतिरोध है उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? तो उसका उद्देश्य होता है कि भिन्न भिन्न वोल्टता प्राप्त करने के लिए भी अलग अलग वोल्टेज अपने को प्राप्त करनी हो, तो उसके लिए अपने कौन सा कनेक्शन किया जाता है? श्रेणी क्रम, ठीक है। तो ये अपने जब इसको अलग से अपने एक्सप्लेन करेंगे पूरा श्रेणी क्रम, उसमें ये पूरा समझाया जाएगा कि वोल्टता को कैसे प्राप्त किया जाता है अलग अलग से, ठीक है। तो ये श्रेणी क्रम होता है जिसमें वोल्टता जब अपने को वोल्टेज अलग अलग प्राप्त करनी हो, ठीक है, तो उसके लिए श्रेणी क्रम यूज होता है। दूसरा होता है समांतर क्रम, पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन कब किया जाता है? जब अपने को भिन्न भिन्न धारा प्राप्त करनी हो, यानी कि जब करंट अपने को अलग अलग प्राप्त करना हो तो कौन सा क्रम किया जाता है? समांतर क्रम, ठीक है। तीसरा क्रम आता है मिश्रित क्रम, यानी कि मिक्स्ड कनेक्शन। मिक्स्ड कनेक्शन कब प्राप्त किया जाता है? कब किया जाता है? जब भिन्न भिन्न धारा व वोल्टता अर्थात भिन्न भिन्न पावर प्राप्त करनी हो। जब अपने को अलग अलग पावर प्राप्त करनी होती है तो अपने किसका यूज करते हैं? मिश्रित क्रम का। तो ये जो तीनों क्रम होते हैं ये प्रतिरोधों का संयोजन होते हैं। इनके उद्देश्य मैंने आपको बताया कि कौन सा उद्देश्य जो है कौन से कनेक्शन में किया जाता है। श्रेणी क्रम, सबसे पहले अपने करते हैं श्रेणी क्रम, सीरीज कनेक्शन। प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है? तो जो एक प्रतिरोध होता है, ठीक है, ये जो प्रतिरोध है इसका दो सिरे होते हैं, एक पहला सिरा और एक दूसरा सिरा। इनको अब जोड़ा कैसे जाता है? तो ये जो प्रतिरोध है ये श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो ये जो पहला प्रतिरोध है R1, दूसरा प्रतिरोध है R2, तीसरा प्रतिरोध है R3, क्योंकि प्रतिरोध को R से लिखा जाता है। तो R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध हो गए अपने पास। तो जो ये R1 प्रतिरोध है इसका दो सिरा, एक पहला सिरा और एक दूसरा सिरा। तो R1 प्रतिरोध का दूसरा सिरा, जो आगे वाला प्रतिरोध है R2, इसके पहले सिरे से जुड़ा हो, ठीक है। और जो R2 प्रतिरोध दूसरा प्रतिरोध है इसका दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। इस क्रम में जो प्रतिरोध लगे होते हैं वो क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम, ठीक है। अब श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है? यानी कि श्रेणी क्रम के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों के आधार पर जो तुल्य प्रतिरोध होता है, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस, ये जो पूरा अपना परिपथ है, ये सारे जो प्रतिरोध लगे हुए हैं, इनमें कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है? RT, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि जितने भी प्रतिरोध लगे हुए हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, इन सब को जब ऐड कर देंगे तो अपने को इस पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। वो होता है RT, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस। इसी तरीके से धारा निकालनी हो, मान लो यहाँ से कितनी धारा है, ठीक है, इस धारा का मान, तो IT यानी कि टोटल
धारा बराबर I1 बराबर I2 बराबर I3। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि धारा जो होती है वो हर एक पॉइंट पे क्या होती है, सेम होती है, चाहे प्रतिरोध का मान कुछ भी हो, ये 5 ओम का हो, 15 ओम का हो, 20 ओम का हो, तो हर एक पॉइंट पे धारा का मान क्या होता है, सेम होता है। तो श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या रहेगा, सेम, यानी कि जो टोटल धारा होगी वही धारा इस प्रतिरोध में होगी, वही धारा इस प्रतिरोध में होगी, वही धारा इस प्रतिरोध में होगी। अब वोल्टेज की बात करते हैं। तो वोल्टेज मतलब टोटल वोल्टेज बराबर क्या होगी, V1 प्लस V2 प्लस V3। टोटल वोल्टेज यहाँ 12 वोल्ट है, ठीक है, तो कुछ वोल्टेज यहाँ पे होगी, कुछ वोल्टेज यहाँ पे होगी और कुछ वोल्टेज यहाँ पे होगी। ये वोल्टेज कितनी होगी ये डिपेंड करेगी इस प्रतिरोध पे, ये कितने ओम का प्रतिरोध है, जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतना यहाँ पे वोल्टेज बनेगी। जैसे अपने बताया था श्रेणी क्रम कहाँ पर, उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका उद्देश्य यही होता है कि भिन्न भिन्न वोल्टता प्राप्त करने के लिए। तो ये देखो यहाँ से अगर 12 वोल्ट चली, ठीक है, तो अपने को यहाँ अलग वोल्टेज मिलेगी, यहाँ अलग वोल्टेज मिलेगी, यहाँ अलग वोल्टेज मिलेगी। तो ये जो श्रेणी क्रम होता है इसीलिए यूज होता है कि भिन्न भिन्न वोल्टता प्राप्त करने के लिए। और ये जो वोल्टेज होती है ये डिपेंड करेगी प्रतिरोध के मान पे, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि एग्जांपल से देखो कि ये जो प्रतिरोध है ये अगर 2 ओम का हो, ठीक है, ये 4 ओम का और ये 6 ओम का प्रतिरोध हो, तो ये 2 ओम का प्रतिरोध, 4 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं। तो सबसे पहले अपने को कुल प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो RT कितना आ जाएगा अपने पास, RT 2 प्लस 4 प्लस 6 कितना हो गया 12, यानी कि RT टोटल प्रतिरोध कितना आ गया अपने पास 12 ओम, ठीक है। कितना हो गया 2 प्लस 4 प्लस 6 बराबर कितना आ गया 12 ओम। ये अपने पास RT आ गया टोटल प्रतिरोध जो है। उसके बाद में अपने ओम के नियम से जानते हैं कि V बराबर क्या होता है I इंटू R, ठीक है। अपने को I का मान ज्ञात करना है, तो I बराबर क्या हो जाएगा V बटा में R। अपने पास वोल्टेज कितनी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट। प्रतिरोध यानी कि RT यानी कि जो टोटल प्रतिरोध है कितना निकाला अपन ने 12, तो बटा में 12 कट के क्या आ गया 1 एम्पियर। कहने का मतलब क्या हुआ, इस परिपथ में 1 एम्पियर की धारा फ्लो हो रही है, 1 एम्पियर। अब श्रेणी क्रम के नियम में क्या था कि जो धारा होती है वो हर पॉइंट पे सेम होती है, यानी कि टोटल जो धारा होगी वही I1 I2 I3 होगी। यदि 1 एम्पियर की धारा यहाँ से चली तो इसमें भी 1 एम्पियर जाएगी, इसमें भी 1 एम्पियर और इसमें भी 1 एम्पियर। धारा हर पॉइंट पे क्या होगी सेम, और कुल प्रतिरोध अपन ने निकाल दिया। अब वोल्टेज ज्ञात करते हैं। यहाँ पर ये वोल्टेज है V1, यहाँ हो जाएगी V2 और यहाँ हो जाएगी V3। अब वोल्टेज V बराबर क्या होता है, V1 बराबर क्या होगा I इंटू में R1। I कितना है अपना 1 एम्पियर निकाला था अपने, ये रहा 1 एम्पियर, 1 गुणा में R1 का मान कितना है, यहाँ पर कितना था 2 ओम, 1 इंटू 2 कितना हो गया 2 वोल्ट। इसी तरीके से यहाँ पर V2 की वैल्यू निकालेंगे, तो V2 की वैल्यू क्या आएगी, V बराबर IR, धारा तो 1 एम्पियर ही फ्लो हो रही है, 1 गुणा में R2 का मान कितना है यहाँ पर 4, तो 1 इंटू में 4 कितना हो गया 4 वोल्ट। इसी तरीके से V3 निकालेंगे, V3 बराबर क्या होगा I इंटू में धारा तो उतनी 1 एम्पियर है, 1 गुणा में प्रतिरोध कितने ओम का है 6 ओम, तो 1 इंटू 6 कितना हो गया 6 वोल्ट। तो देखो वोल्टेज क्या होते हैं VT बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V1 कितना है अपना 2 वोल्ट, V1 अपना आया 2 वोल्ट, प्लस V2 कितना आया 4 वोल्ट, प्लस V3 कितना आया 6 वोल्ट, तो कितना हो गया 12 वोल्ट। और टोटल अपना यहाँ कितना था 12 वोल्ट की बैटरी थी, ठीक है। अब करते हैं अपने समांतर क्रम पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन का उद्देश्य क्या होता है, बताया था आपको कि भिन्न भिन्न धारा प्राप्त करने के लिए, अलग अलग धारा प्राप्त करने के लिए अपने को समांतर क्रम यूज़ किया जाता है। अब समांतर क्रम कैसे बनाया जाता है, तो हर प्रतिरोध के 2 सिरे आपको बताया था, ये पहला सिरा हो गया और ये दूसरा सिरा हो गया। इसी तरीके से इस प्रतिरोध का ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा, इसका ये पहला सिरा और एक दूसरा सिरा। अब समांतर क्रम में क्या होता है कि जितने भी प्रतिरोध लगे हों उनके जो पहले सिरे होते हैं, ये पहले सिरे हैं, ये पहले सिरे कहीं एक पॉइंट पर जाके मिलते हैं सभी, ये यहाँ पर जाके मिल रहा है, ये यहाँ पे जाके मिल रहा है और ये यहाँ पे जाके मिल रहा है। तो प्रतिरोधों के जो पहले सिरे होते हैं वो किसी एक पॉइंट पे जाके मिलेंगे, और जो दूसरे वाले सिरे होते हैं वो सारे के सारे किसी एक दूसरे पॉइंट पे जाके मिलेंगे। तो ये कौन सा क्रम कहलाता है, समांतर क्रम। अब समांतर क्रम के नियम क्या है
ठीक है। समांतर क्रम की क्या नियम है, पहला नियम, यानी कि जब RT यानी कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, तो वो होता है 1/RT, T का मतलब होता है टोटल, तो 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी कि जितने भी प्रतिरोध लगे हों R1 R2 R3 उनको किस हिसाब से लिखेंगे, 1/RT के फॉर्म में इस हिसाब से, ठीक है। उसके बाद में VT यानी कि टोटल वोल्टेज जो होती है वो किसके बराबर होती है, तो ये अपनी वोल्टेज होती है। तो समांतर क्रम में क्या होती है कि वोल्टेज हर पॉइंट पे क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ अगर टोटल 12 वोल्ट है, ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, सप्लाई सोर्स अपना 12 वोल्ट का है, तो यहाँ 12 वोल्ट है, तो इस प्रतिरोध पे भी कितना होगा, 12 वोल्ट, यहाँ भी 12 वोल्ट, यहाँ भी 12 वोल्ट। तो वोल्टेज यानी कि VT बराबर क्या होगा, V1 बराबर V2 बराबर V3, यानी कि हर एक पॉइंट पे वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है। अब धारा की बात करें तो धारा क्या होती है, अलग अलग। उद्देश्य में बताया था भिन्न भिन्न धारा प्राप्त करने के लिए, तो धारा क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी कि IT, यदि यहाँ से टोटल धारा IT चलती है, ठीक है, तो यहाँ जाएगी I1, यहाँ जाएगी I2 और यहाँ जाएगी I3। धारा क्या जाएगी, हर पॉइंट पे अलग अलग जाएगी। अब अपने एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ये 2 ओम का प्रतिरोध है R1, ये R2 4 ओम का प्रतिरोध है और ये R3 6 ओम का प्रतिरोध है। तो RT टोटल प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R1 यानी कि 1/2, R2 4 है तो 1/4, R3 6 है तो 1/6। तो इस हिसाब से इसका एलसीएम आ गया कितना, 12। तो 12 आ गया, तो इस हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आएगा 11/12। लेकिन ये वैल्यू किसकी आई है, ये वैल्यू आई है अपने पास 1/RT की, और अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, RT की। तो इसको क्या करेंगे, जब इसको उल्टा करेंगे तो ये वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी। तो RT की वैल्यू अपने को क्या प्राप्त होगी, 12/11 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया अपने पास 12/11 ओम। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, IT का मान ज्ञात करना है। IT यानी कि टोटल धारा, तो टोटल धारा IT बराबर क्या हो जाएगा, ओम के नियम से I बराबर क्या होता है, V/R। तो V/RT, V का मान कितना है, 12 वोल्ट, ये रख दिया 12 वोल्ट, बटा में RT क्या निकाला था, 12/11। तो 12/11, तो 12/12 गुना में 11, 12 से 12 कैंसिल, तो कितना आ गया, 11 एम्पियर। यानी कि कुल धारा जो है वो यहाँ पे कितनी चलेगी, IT के मान कितना आ गया, 11 एम्पियर। कुल धारा जो होती है IT बराबर होती है I1 प्लस I2 प्लस I3 के। तो I1 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। I1 किसके बराबर होगा, I बराबर V/R, I1 बराबर होगा V/R1। यहाँ जो धारा जाएगी I1 बराबर होगा V/R1, V/R1। V वोल्टेज हर पॉइंट पे सेम होती है 12 वोल्ट, तो ये 12 वोल्ट रही। R1 का मान कितना है, 2 ओम, कितना आ गया, 6 एम्पियर, ठीक है। इसी तरीके से I2 की वैल्यू निकालो। I2 यानी कि इस धारा का मान I2 बराबर क्या होगा, V/R2, V/R2। वोल्टेज तो हर पॉइंट पे सेम होती है, तो 12 वोल्ट, बटा में R2 का मान कितना है, 4 ओम, 4 तो कितना आ गया, 3 एम्पियर, ठीक है। इसी तरीके से I3 की वैल्यू निकालते हैं। I3 बराबर क्या होगा, V/R3, V/R3। V का मान तो हर पॉइंट पे सेम है, 12 वोल्ट, 12 बटा में R3 कितना है, 6, कितना आ गया, 2 एम्पियर। तो टोटल धारा किसके बराबर होती है, I1 प्लस I2 प्लस I3 के। I1 कितना है अपना, 6, I2 कितना है, 3, 6 3 9 और I3 2, 6 3 9 और 2 11, और टोटल अपने निकाला कितना था, 11 एम्पियर। तो जितनी धारा यहाँ से चली 11 एम्पियर, तो इसमें कितनी आई, 6 एम्पियर, इसमें कितनी थी, 3 एम्पियर, और इसमें कितनी थी, 2 एम्पियर। तो टोटल धारा कितनी थी, 11 एम्पियर। अपने को क्या मिली, 11 एम्पियर। इसलिए जो समांतर क्रम होता है वो भिन्न भिन्न धारा प्राप्त करने के लिए यूज में किया जाता है। अब तीसरा क्रम है मिश्रित क्रम, यानी कि मिक्स्ड कनेक्शन, ठीक है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है मिश्रित क्रम, मिश्रित यानी कि जो जिसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों क्या हो, मिक्स हो, जिसमें कुछ श्रेणी क्रम होगा और कुछ समांतर क्रम में होगा। जैसे ये R1 और R2 ये दोनों जो प्रतिरोध लगे हुए हैं ये किस क्रम में है, ये है श्रेणी क्रम में, ठीक है। ये दोनों प्रतिरोध किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, क्योंकि इसका जो दूसरा सिरा है वो आगे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, यही था श्रेणी क्रम। तो ये दोनों प्रतिरोध किस क्रम में हो गए, R1 और R2 श्रेणी क्रम में। इसी तरीके से R3 और R4 ये जो दो प्रतिरोध लगे हुए हैं ये समांतर क्रम में लगे हुए हैं। कैसे, क्योंकि इनके जो पहले सिरे हैं ये एक पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं,
और इनके जो दूसरे वाले सिरे हैं वो किसी एक पॉइंट पे जाके इकट्ठे मिल रहे हैं। तो ये जो क्रम है ये कौन सा हो जाएगा अपना समांतर क्रम, ठीक है, ये हो गया समांतर क्रम। और R5 और R6 जो ये है ये दोनों फिर किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो ये मिश्रित क्रम हो गया जिसमें श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। अब क्या होगा कि जैसे ये अपनी टोटल वोल्टेज होगी VT, ठीक है। अब श्रेणी क्रम में क्या होगी IT, टोटल धारा IT। जब धारा यहाँ से गुजरेगी तो श्रेणी क्रम का क्या उद्देश्य होता है, श्रेणी क्रम में क्या होता है कि धारा जो होती है हर पॉइंट पे क्या होती है, सेम होती है। जो धारा यहाँ पर होगी वही धारा क्या होगी, यहाँ पे होगी। तो धारा तो यहाँ पर क्या होती है, सेम होती है। लेकिन जैसे ही समांतर क्रम में आएगी तो धारा जो है दो भागों में बंट जाएगी। यहाँ चलेगी I3 धारा और यहाँ चलेगी I4 धारा, ठीक है। यहाँ धारा अलग होगी और धारा अलग होगी। तो समांतर क्रम में क्या होता है कि धारा जो होती है वो हर पॉइंट पे अलग अलग होती है। तो यहाँ I3 धारा होगी, यहाँ पर I4 धारा की। फिर आगे चलेंगे तो यहाँ धारा आकर वापस फिर मिल जाएगी I3 और I4, ठीक है। जो धारा थी यहाँ पर वो धारा यहाँ पर आके, तो इन दोनों जो ये फिर श्रेणी क्रम हो गया। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि धारा जो होती है क्या होती है, वापस सेम हो जाती है। तो यहाँ से फिर क्या निकलेगी, IT टोटल धारा। तो ये जो मिश्रित क्रम होता है ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, श्रेणी क्रम और मिश्रित क्रम का। तो श्रेणी क्रम में जो होती है वो क्या होती है, जो होता है कि इसमें धारा सेम होती है और समांतर क्रम में क्या होती है, वोल्टेज सेम होती है। तो ये था अपना क्या, मिश्रित क्रम। अब इसका जो कुल प्रतिरोध ज्ञात करेंगे वो कैसे करेंगे, जैसे ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इस ये हो गया अपना RT1 टोटल रेजिस्टेंस, RT1 बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, श्रेणी क्रम में क्या फॉर्मूला होता है, RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि जितने भी प्रतिरोध होते हैं उनको अपने क्या करते हैं, सीरीज में जोड़ते जाते हैं। तो RT1 बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2, ठीक है। और इसके बाद में जब समांतर क्रम आ गया तो समांतर क्रम में जब दो प्रतिरोध लगे हों तो अपने पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है RT बराबर, ये होता है RT बराबर होता है R1 इंटू R2 बटा में R1 प्लस R2। यानी कि जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हों तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टोटल रेजिस्टेंस निकालने का, पहला प्रतिरोध गुणा में दूसरा प्रतिरोध बटा में पहला प्रतिरोध प्लस दूसरा प्रतिरोध, ठीक है। तो इसी तरीके से जब इसको फाइंड करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा अपने पास RT2 बराबर, ये पहला प्रतिरोध है R3 गुणा में R4 बटा में क्या आएगा R3 प्लस में R4, ठीक है। अब फिर ये वापस कौन सा क्रम आ गया, श्रेणी क्रम। तो इसका मान लो टोटल प्रतिरोध हो गया RT3, तो इसका हो जाएगा R5 प्लस R6, ठीक है। ये हो गया RT1 R1 प्लस R2, ये हो गया RT2 जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हों तो R1 R3 इंटू R4 बटा में R3 प्लस R4। अब जो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो RT3 बराबर R5 प्लस R6। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालना होता है RT, यहाँ टोटल रेजिस्टेंस आएगा RT, तो RT बराबर क्या हो जाएगा RT1 प्लस RT2 प्लस RT3, ये अपना क्या हो जाएगा, कुल इस पूरे परिपथ का कुल टोटल रेजिस्टेंस। तो मिश्रित क्रम को इस हिसाब से अलग अलग सोल्व करना है। सबसे पहले अपने को पहचानना पड़ेगा कि कौन से जो प्रतिरोध लगे हुए हैं वो श्रेणी क्रम में है और कौन से प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में है। मैंने ये बात आपको बता दी कि कैसे पहचानेंगे, कि डेफिनेशन से पहले बताया था आपको कि पहला प्रतिरोध जो होता है उसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो ये जो अपना श्रेणी क्रम होता है। तो श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम को अपने क्या करने का, पहचानना पड़ेगा। उसके बाद में इसके जो भी फॉर्मूले हों वो अपने यूज़ करके इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो श्रेणी और समांतर को अपने अलग अलग पहचान के और अलग अलग फॉर्मूले यूज़ करके इनको सोल्व कर सकते हैं। तो मिश्रित क्रम को सोल्व इस तरीके से किया जाता है। तो अब देखो R1 और R2 तो श्रेणी क्रम में है, लेकिन R3 जो है R2 के साथ श्रेणी क्रम में नहीं है, क्योंकि जो R3 और R4 है ये समांतर क्रम में है। जब इसको समांतर क्रम का फॉर्मूला लगा के अपने इसको सोल्व करेंगे तो इन दोनों का एक प्रतिरोध बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो फिर ये जो प्रतिरोध होगा इन सब के साथ क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। और R5 और R6 श्रेणी क्रम में है, लेकिन R5 जो है R3 के साथ श्रेणी क्रम में नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों जो है किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो इस तरीके से अपने क्या करेंगे, जो डेफिनेशन जो आपको बताई थी उस तरीके से श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को अलग अलग पहचान के और अपने इनको अलग अलग फॉर्मूले लगा के सोल्व करके पूरे परिपथ को, कॉम्प्लिकेटेड जो परिपथ होता है उनको भी अपने आसानी से सोल्व किया जा सकता है। यदि मेरे द्वारा दिया गया वीडियो आपको पसंद आया
तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं अब नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।